लगाया था। देखो क्वेश्चन है 26 और 91। 26 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और क्या उस दिन जो फॉर्मूला बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इसका जांच करना। क्या करना? जांच करना। तो 26 91 का पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ एलसीएम। 26 का एचसीएफ में क्या बोले? सबसे छोटा संख्या देखना। एचसीएफ में सबसे छोटा और कॉमन होना चाहिए। सबसे छोटा और कॉमन। तो दोनों में 13 सबसे छोटा, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर कितना? 1 है। तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ 13 ही हो जाएगा। और क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए बोली थी तो कॉमन लेना और बड़ा पावर वाला लेना। कॉमन लेना और क्या लेना? बड़ा पावर वाला। तो कॉमन कितना है? 13 है। दोनों में एक एक पावर है, तो वही पावर लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको क्या लिख देंगे? गुना के रूप में लिख देंगे। गुना के रूप में क्या करेंगे? लिख देंगे। 182। एलसीएम कितना निकल गया? 182। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13। यहाँ फॉर्मूला इस पे जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता। तो दोनों संख्या का पहले गुणनफल निकाल देंगे। तो जांच करेंगे यहाँ पे, जांच लिख करके। जांच दोनों संख्या गुणनफल कितना? 26 गुना 91। इसका कितना गुना करो, इसको कितना आ जाएगा? कितना हो गया? 2366। इतना है। इसको गुना करके और इसका अब एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे। ये दोनों संख्या गुणनफल इतना आ गया और एचसीएफ और एलसीएम का गुणन करेंगे। एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे तो कितना है? 13 गुना 182। 13 गुना 182। 13 गुना जो 182 करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही आ जाएगा। गुना करने पर कितना आ जाएगा? 23 66। गुना करके चेक कर लेंगे तो कितना होगा? गुणनफल भी इतना है। और ये दोनों आपस में क्या हो गया? यानी दोनों संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो गया? एचसीएफ गुना। इधर क्या लिख सकते हैं? दोनों संख्या का गुणनफल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो गया? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये हो गया जांच। ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला क्या सही है? ये है जांच करने का तरीका। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 1 प्लस 5। ये कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो यही जांच करना है कि ये 3 संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जांच कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन लिखते 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहाँ प्लस से इधर जब भी टर्म उठता है प्लस से, तो ये प्लस से इधर एक टर्म इधर एक टर्म। तो दोनों में क्या कॉमन है? 13। दोनों में क्या कॉमन है? 13। तो 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से 13 ले लेंगे क्या बचा? 7 गुना 11 और प्लस यहाँ पे कितना बच गया? 13। एक बचेगा कि 13 बचेगा? सब पढ़ाया हुआ खा पी के भूल गया है। 13 यहाँ से निकल गया तो यहाँ से बचा 1। यहाँ से 13 निकल गया तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 11। यहाँ जाएगा 13। इधर क्या जाएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? 13 गुना 78। इसका गुणनफल में इसके ये आ रहा है कितना? आया 13 गुना 78। कितना हो गया? ये 13 गुना 78। और ये पता है कि ये कुछ भी, ये संख्या कुछ भी है, ये संख्या को अगर सॉल्व करने वाला कि x ही आता है, सॉल्व भी यहाँ कर सकते गुना करके। अगर ये संख्या को गुना करके कुछ आया, गुना करके कुछ आया, तो ये कोई संख्या है तो किस में टूटा? 13 गुना 78 में। इसका मतलब 13 से ये विभाजित हो रहा है और किससे विभाजित हो रहा है? 78 से विभाजित हो रहा है। तो ये हम क्या बोले थे? भाज्य संख्या में हो जाएगा जब वो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी कट जाएगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। एक से तो ये कटेगा, कोई भी संख्या एक से
कटता, तो ये 13 से भी कट रहा है और 78 से भी कटा, तो 3 संख्या से कट गया, 1 से 13 से 78 से, इसीलिए यह संख्या कौन सा हो गया, भाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया, गुना करके भी लिख सकते हैं, इसको गुना करो तो देखो ये चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसमें चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 का गुणनखंड 13 गुना 78 है। इसका मतलब ये किससे किससे कट रहा है, अर्थात यह संख्या 1, 13 और 78 से विभाज्य है। क्या है इसका मतलब, ये 3 गो से कट रहा है, किसे किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 13 से कट रहा है, 78 कट रहा है, इसीलिए कौन सी संख्या हो जाएगा, इसीलिए यह भाज्य संख्या, इसीलिए यह क्या है, तो इसके गुणनखंड में क्या है 13 और 78 है, इसका मतलब ये क्या है भाज्य संख्या। अगर सिर्फ एक और स्वयं से कटता तो वो संख्या होता अभाज्य, ये एक के अलावा 13 और 78 से भी कट रहा है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसमें भी क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस की इधर एक टर्म है और प्लस भी एक टर्म है, इधर क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। इस प्रकार भी अगर इसको भी सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो यहाँ क्या है, दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये सब बच जाएगा, 20 से 5 निकल जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा 5। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, गुना करो इसको, 3 दूना 6 6 24 और 24 गुना 42, सही है, 1008 कितना हो गया, 1008 और जोड़ देंगे इसमें 1, तो कितना हो जाएगा 1009। इसका मतलब ये संख्या कुछ भी आए x y z, इसको सॉल्व करने और कितना, इसको गुना करने का जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या ये इसी में टूटा, 5 गुना 1009, 5 गुना 1009, तो इसमें कौन सा गुणनखंड दो, एक ये नहीं, ये पूरा जो संख्या किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, 1 से भी 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा। तो ये जब भी बोले किसी तीसरे से कट गया तो वो कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसमें लिख देंगे, चूंकि इसका गुणनखंड में क्या है 5 है और 1009, इसीलिए कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इस प्रकार इसमें आगे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जांच करें कि 6 पावर n के अंत में शून्य यानी 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, या नहीं आ सकता। इसका 6 पावर n का मान में शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो n के जगह n क्या है, प्राकृतिक संख्या। जब पढ़ाए तभी लिखे थे कि n को किससे सूचित किया था, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया था, मतलब n है तो ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 को कहते प्राकृतिक संख्या। इसको सॉल्व करके देखते होता है या नहीं, जांच करके देखते हैं। 6 पावर n के जगह कुछ भी मान लगते हैं, 6 पावर 1 ले लेते हैं, n का मान कितना ले लेते हैं, n बराबर 1, तो 6 पावर 1। अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 पावर 1 का मतलब क्या है, 6 है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुना 3 आया। अब एक और ले लेते हैं, 6 पावर 2 ले लेते हैं, n का मान कितना ले लेते हैं, n बराबर 2। इसका मतलब 6 कितना बार गुना है, 2 बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। और कुछ लेते जाएंगे, 6 पावर 3 लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 6 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, 2 गुना 3। फिर यहाँ 6 इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। फिर यहाँ पे 6 इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। ये बताओ, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पर आए थे, जब Q बराबर कितना था, P1 P2 Pn तक था ना। इसका स्क्वायर भी किए थे, यही ना 2 बार हो गया था, यही जो इसमें है वही ना 2 बार हो गया था। क्या इसमें नया संख्या आया था, तो 6 का गुणनखंड है क्या, 2 गुना 3, तो 6 पर पावर 2 भी करेंगे तो 2 गुना 3 ही आएगा। फिर 6 पर पावर 3 भी करेंगे तो 2 गुना 3 ही आएगा। ये 2 गुना 3 ही, सिर्फ इसमें 2 और 3 ही आते रहेगा, 2 और 3 आते रहेगा। लिखेंगे
6 पावर n के हम देखते हैं क्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 3 2 3 2 3 सिर्फ क्या आ रहा है 2 3 आ रहा है 2 और है 2 और 3 है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से 6 पावर n का कोई भी मान लेंगे तो 2 और 3 के अलावा कोई और अन्य संख्या नहीं होगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से प्रमेय से 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावे कोई अन्य संख्या नहीं होगा। कोई अन्य संख्या होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़ाए थे कि क्यू के गुणनखंड में क्या था P1 P2 Pn तक था। तो क्यू स्क्वायर में भी क्या था क्यू का गुणनखंड में क्या था P1 P2 Pn तक था। तो इसका स्क्वायर भी क्या हुआ था। अगर क्यू स्क्वायर भी किए तो फिर भी क्या था यही ना 2 बार आया था P2 Pn यही फिर 2 बार आ गया था। तो इसके गुणनखंड में तो वही संख्या कितना भी पावर बढ़ाते जाएंगे तो गुणनखंड में वही संख्या आते रहेगा। और एक बात ध्यान देना जब भी किसी संख्या के अंत में अगर शून्य हो अंत में शून्य तभी होगा जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होगा। 2 और 5 जब तक नहीं होगा उसके अंत में 0 नहीं होगा। यहाँ पे 10 है तो जब तक 2 और 5 एक साथ दोनों में से दोनों रहना चाहिए। कोई एक भी रहेगा तब नहीं होगा दोनों रहना चाहिए तभी अंत में क्या आएगा 0। अंत में क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए लिख रहा ना के लिए उसके गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों 2 और 5 दोनों रहना चाहिए। दोनों रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोनों रहना चाहिए। क्या इसका पावर में दोनों है इसके गुणनखंड में दोनों है नहीं है। तो इसके गुणनखंड में सिर्फ क्या है केवल 2 है। लेकिन चूंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है 2 है 2 है 5 नहीं 5 नहीं है 5 नहीं है। अर्थात 6 पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा। शून्य नहीं होगा। यहाँ हो गया जांच खत्म। किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन इसके गुणनखंड में कहीं भी देख रहे 2 और 5 आ रहा है 2 3 सभी में क्या आ रहा है। इस प्रकार 6 पावर n तक भी जांच करेंगे तो यही आ जाएगा। 6 पावर अगर n जांच करेंगे क्या जांच करेंगे 6 पावर n तो ये आएगा 2 पर पावर n और गुना 3 पर पावर n। इसमें 5 आएगा ही नहीं 5 आएगा नहीं जब तक 5 नहीं। शून्य यहाँ क्या लिखे किसी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 और 5 दोनों 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अगर एक भी कोई रहा तो नहीं होगा 2 और 5 दोनों रहना चाहिए तभी शून्य होगा तभी शून्य होगा। इसके गुणनखंड में 2 है 5 नहीं क्या लिखे इसलिए 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है 5 नहीं है। अर्थात 6 पावर n के अंत में शून्य नहीं होगा। कितना भी पावर चढ़ा देंगे तो उसके अंत में शून्य नहीं होने वाला क्योंकि उसके गुणनखंड में क्या नहीं है 5 नहीं है केवल क्या 2। इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग सॉल्व करना।
इसी प्रकार क्वेश्चन है 15 पर पावर n के बारे में जांच करना कि 15 पर पावर n के अंत में शून्य होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार सेम टू सेम बनेगा। इसका गुणनखंड कर लेंगे पहले, n का मान 1 रख करके 2 रख के 2-3 बार रख करके जांच कर लेंगे, 2-3 बार रख करके जांच कर लेंगे कि 15 के पावर n पर अंत में क्या शून्य आता है कि नहीं आता। सेम प्रोसेस बनेगा, इसी तरह से भी क्वेश्चन बनेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोनों।